हेलो बच्चों। तो स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इम्प्रूवमेंट हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यों परफॉर्म किया जाता है प्लांट्स में प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और डिजीज रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए। रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए भी हो सकता है, रेजिस्टेंस किसी पैथोजन के लिए भी हो सकता है। तो जो भी रेजिस्टेंस है जिससे कि बेनिफिट हो पाए क्रॉप प्रोडक्शन में, तो उसके लिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग और म्यूटेशनल ब्रीडिंग का हमने यूज देखा था अपनी लास्ट क्लास में। आज हम वहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कराने के लिए प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे जो है डिजायर्ड कैरेक्टर हैं जो डेवलप होने चाहिए। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, यानी पेस्ट। सबसे पहले अगर आप याद करो पेस्ट क्या होते हैं, तो कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्मफुल है उसे पेस्ट कहते हैं। ठीक है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज हार्मफुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ह्यूमन और ह्यूमन वेलफेयर इज नोन एज पेस्ट। यानी इसका मतलब ये नहीं कि केवल ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसका मतलब ये भी है कि ह्यूमन की जो कैटल्स हैं अगर उनके लिए हार्मफुल है तो वो भी पेस्ट है। ह्यूमन का जो क्रॉप प्रोडक्शन है अगर उसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है तो वो भी पेस्ट है। तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉजिंग है, चाहे ह्यूमन के लिए, चाहे प्लांट्स के लिए, चाहे दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, या जितने भी ऐसे पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो, वायरल हो, हेलिमेंथिक हो, या इवन रोडेंट्स हो जो कि क्रॉप को जो है बर्बाद कर देते हैं, या इंसेक्ट्स हो, ये सभी पेस्ट को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हार्मफुल होते हैं उन्हें हम पेस्ट इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो यहां पर उन्हीं की बात हो रही है। सो insect resistance in host crop plant is due to morphological, biochemical and physiological characteristics। समझो, कोई भी पेस्ट अगर किसी प्लांट पे अटैक करता है, किसी भी प्लांट को हार्म करता है, तो वो क्यों हार्म करता है कि उस प्लांट में कोई ना कोई फीचर ऐसा है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। उस प्लांट में, उस क्रॉप में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसके लिए वो हो सकता है डिलीशियस हो या उसके लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी हो। तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर प्लांट में जरूर होगा जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो उस अट्रैक्टिव फीचर पे अगर ध्यान दिया जाए, उस अट्रैक्टिव फीचर को अगर इनहिबिट किया जाए जिससे कि प्लांट अट्रैक्ट करना बंद कर दे, किसको? उस पेस्ट को, जिससे पेस्ट उस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट ना हो। देखते हैं जैसे हेयरी लीव्स। हेयरी लीव्स गिव रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट। यानी अगर किसी प्लांट में, और किस तरह के प्लांट में? कॉटन प्लांट में अगर हेयरी लीफ हम डेवलप कराते हैं तो वो जैसिड्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये क्या है? पेस्ट है। और अगर वीट में डेवलप कराते हैं तो सीरियल लीफ बीटल से रेजिस्ट करता है। तो यानी हेयरी लीफ का डेवलप कराया जाना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसके लिए? जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड स्टेम इन वीट। सॉलिड स्टेम इन वीट, वीट में अगर हम सॉलिड स्टेम डेवलप कराते हैं तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टेम को अफेक्ट करने वाले एक सॉफ्लाई को। एक सॉफ्लाई है जो वीट के स्टेम को अटैक करती है। क्यों अटैक करती है? क्योंकि उसका स्टेम उसे बहुत जूसी या बोला जाए बहुत डिलीशियस लगता है। तो अगर हम सॉलिड स्टेम डेवलप करा पाए वीट में तो सॉफ्लाई से हम उसे प्रिवेंट कर पाएंगे। ऐसे ही स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन। तो अगर हम स्मूथ लीव्स वाले कॉटन और नेक्टरलेस कॉटन डेवलप कराएं तो वो बॉल वॉर्म को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी उनकी अट्रैक्ट करने वाली कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज विल गिव रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरर्स, और ये मेज स्टेम बोरर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि प्लांट्स में कुछ ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो अलग अलग पेस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम उन फीचर्स को काउंटर कर लें,
जो कैरेक्टर को काउंटर कर लें तो उस अट्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे उस पैथोजन से होने वाले, उस पेस्ट से होने वाले अटैक को रोका जा सकता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक बात आती है, ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप्स। तो अगर किसी पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें ये कैरेक्टर डेवलप कराने हैं या किसी दूसरे कैरेक्टर को इनहिबिट करना है, तो उसके लिए भी वही सेम मेथड यूज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था प्लांट ब्रीडिंग में, स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उन्हीं सेम स्टेप्स को यूज किया जाता है। सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंट जीन आर कल्टिवेटेड वेराइटीज, जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स और वाइल्ड रिलेटिव्स। तो मान लीजिए अगर हमें सॉलिड स्टेम डेवलप कराना है तो हम अपनी तरफ से तो डेवलप करा नहीं देंगे। वो सॉलिड स्टेम, यहां पे देखिए सेकंड वाले पॉइंट में, अगर हमें वीट में सॉलिड स्टेम डेवलप कराना है तो हम ऐसी वीट वैरायटी को खोजेंगे जिसमें ऑलरेडी सॉलिड स्टेम पाया जाए। तो हम अपनी डिजायर्ड वीट वैरायटी को सॉलिड स्टेम वाली वीट वैरायटी से हाइब्रिडाइज कराएंगे, तब हमें जो हाइब्रिड मिलेगा उसमें सॉलिड स्टेम मिलने की संभावना है। तो यानी जो डिजायर्ड कैरेक्टर वाले जो जीन है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें भी हमें सर्च करना पड़ेगा, चाहे हम उसे कल्टीवेटेड वैरायटी में सर्च करें, चाहे जर्म प्लाज्म कलेक्शन में लाएं, डोमेस्टिक वाइल्ड जहां भी मिले वहां से उसे ले आएं, और तब हम हाइब्रिडाइज कराएंगे, और तब ये पेस्ट रेजिस्टेंस हम अपनी क्रॉप प्लांट में डेवलप करा पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि हमें सर्च करना है कि किस अलग अलग वैरायटी में कौन सा कैरेक्टर है जिसकी हमें जरूरत है। हम खुद से कैरेक्टर नहीं बना सकते, या खुद प्लांट कैरेक्टर नहीं बना सकता, किसी न किसी दूसरे प्लांट में वो कैरेक्टरिस्टिक, वो नॉन अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगा, जिसे हम हाइब्रिडाइज करके अपने जरूरत वाले प्लांट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, तो हम इन तरीकों से पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हमने क्रॉप्स और उनकी वैरायटीज डेवलप की हैं जो अलग अलग पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जरा देखते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, जैसे कि ब्रासिका जो कि मस्टर्ड की वैरायटी है, रैपसीड मस्टर्ड ब्रासिका, इसकी एक वैरायटी है पूसा गौरव, पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में डेवलप की गई थी, इसलिए नाम पूसा रखा है, पूसा गौरव। ये रेजिस्टेंस है किसके लिए, एफिड्स के लिए, याद रखना एफिड्स के लिए। दूसरा फ्लैट बीन्स, सेम जिसे बोलते हैं, तो उनकी दो वैरायटी है, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, ये भी पूसा इंस्टीट्यूट में डेवलप की गई है। दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर्स। ये जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंस है। अगली आती है ओखरा भिंडी, भिंडी जिसे बोलते हैं, जिसकी वैरायटी है पूसा सावनी और पूसा A4, पूसा सावनी एंड पूसा A4। दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू शूट एंड फ्रूट बोरर पेस्ट। ऐसे पेस्ट जो शूट बोरर होते हैं और ऐसे पेस्ट जो फ्रूट बोरर होते हैं, उनके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। वैरायटीज के नाम है, किसकी वैरायटी है, क्रॉप कौन सी है, किसकी वैरायटी है और किसके लिए रेजिस्टेंस है, ये याद करना है। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो हम जो प्लांट ब्रीडिंग से फूड क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, तो क्यों इंप्रूव करते हैं? तो सबसे पहली बात है, हम प्लांट ब्रीडिंग करें या पेस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, फूड क्वालिटी इंप्रूव करें, क्यों करें? हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है या हमारी दुनिया की जो पॉपुलेशन है अलग अलग देशों की, उनकी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन का इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो रिक्वायरमेंट है किसी भी पॉपुलेशन की, फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। कैसे? कुछ डेटा मिलता है, जरा देखते हैं। मोर देन 840 मिलियन पीपल डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड। 840 मिलियन लोगों के पास रिक्वायर्ड अमाउंट का फूड अवेलेबल नहीं है। अबाउट 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसी, जिसे हिडन हंगर कहा जाता है। तो दो बातें आती हैं, इस पे ध्यान से सुनना। बहुत से लोगों के पास खाना ही नहीं है, फूड ही नहीं है, ऐसी सीधी सी बात है। उसका रिलेशन है हमारे जो है, अगर आप माल न्यूट्रिशन आपने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा था, तो मैं कुछ उसी के पॉइंट को यहां पर रेफरेंस लूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उन्हीं एनसीईआरटी के पॉइंट्स को रेफरेंस में लेकर मैं यहां पे बात करूंगा। इस फोटो को देखिए,
इस फोटो को देख के हमें एक बात समझ में आ रही कि ये फोटो जो है यहाँ पे सिंबलाइज क्यों किया गया है, क्योंकि ये फोटो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कुछ हंगर या माल न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। और कॉमनली जो अफ्रीकन रीजन है, ईस्ट अफ्रीकन रीजन है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन जो रीजन है वहां पर हमें ऐसी कंट्रीज मिलती हैं जो पॉलिटिकली अनस्टेबल है। पॉलिटिकली क्या है? अनस्टेबल है। और जहां भी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होगी वहां पर जो पॉपुलेशन है उसकी दुर्दशा होना संभव है, एकदम पॉसिबल है। समझो, किसी भी देश का, ठीक है, ये केवल इससे समझकर नहीं बात करना है, इस पॉइंट को हमें बहुत डीपली समझना है। कोई भी देश है भाई, लोग बात करते हैं किसी भी कंट्री में इलेक्शन होता है या कोई राजा होता है, कहीं पर जो है डिक्टेटरशिप होती है। मुझे बहुत ज़्यादा सिविल जो है सोशल स्टडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जितना मेरा कॉमन सेंस काम करता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि कोई भी कंट्री है जहां पर जो कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल हो, चाहे वहां डिक्टेटरशिप हो, चाहे राजशाही हो, चाहे वहां लोकतंत्र हो, कुछ भी हो, डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो, चाहे मिलिट्री जो है रूल हो, अगर वो स्टेबल है तो वहां की पॉपुलेशन को, ठीक है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। जो कंट्रीज पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, हर पार्टी, हर ग्रुप, हर जो वहां पर जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे ट्रूप्स हैं, सब अपने मतलब के लिए लड़ रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ी दुर्दशा वहां की लोगों की, वहां की पॉपुलेशन की होती है। खाना नहीं मिल पाता। पॉलिटिकली अनस्टेबल जो होते हैं वहां का बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है माल न्यूट्रिशन और हंगर। तो हमें दो तीन चीजों पे ध्यान देना है यहाँ पे। एक बड़ा मतलब मेरा जो मानना है कि देश में किसी की भी गवर्नमेंट रहे, किसी की भी सरकार रहे, किसी भी देश में रहे, वो स्टेबल रहनी चाहिए। और अगर ट्रांजिशन हो तो एक से दूसरे में स्टेबली ट्रांजिशन हो। बार बार गवर्नमेंट को चेंज करना, बार बार पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लाना किसको अफेक्ट करता है? उस कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, बहुत बुरा अफेक्ट करता है। ठीक है, आप देख लो अपने आसपास बहुत से ऐसे एग्जांपल है। अफगानिस्तान अगर स्टेबल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सीरिया, फिर उसके बाद सोमालिया और तमाम ऐसी कंट्रीज है जहां पे 20 30 40 सालों से सिविल वॉर चल रहे हैं। क्या हालत है वहां की, बहुत बुरी हालत है। तो यहां पर इसका एक बड़ा रीजन आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर कंट्री में है तो वहां पर जो न्यूट्रिशनल जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात है ये जो माल न्यूट्रिशन के हम जितने भी कंट्रीज देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा देश हमें वही मिलेंगे जहां पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जहां पे जो है सिविल वॉर चल रहा है। और हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। आप देखिए जब बांग्लादेश टूटा था इंडिया से, जब बांग्लादेश जो है, जब बांग्लादेश एज ए कंट्री बना था उस समय, उससे पहले वहां भी सिविल वॉर चल रहा था और वहां भी भुखमरी, माल न्यूट्रिशन अव्वल दर्जे पे थी। और जैसे वहां पे स्टेबिलिटी आई, आज अगर हम बांग्लादेश को देखें तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी में, ठीक है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी में, एक ऐसी इकोनॉमी वाली कंट्री में उसकी काउंटिंग होती है जो जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो भाई परेशान किसको होना पड़ेगा? वहां के लोगों को, वहां की जनता को होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बात हो गई कि अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहे हैं तो क्यों इंप्रूव कर रहे हैं? एक तो फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, और फूड में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए। तो एक तो फूड की सप्लाई फुलफिल हो, दूसरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन वगैरह जो वहां की पॉपुलेशन को चाहिए, वो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए। तो इसे कहा जाता है हिडन हंगर, यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर कमी है, फूड मिल रहा है लेकिन उस फूड में न्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो उसे कहा जाता है बच्चों हिडन हंगर। और जब भी हम फूड इंप्रूवमेंट इन माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और दूसरे ऐसे कंपोनेंट को इंप्रूव करने के लिए करते हैं तो उसे कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। इट इज द ब्रीडिंग क्रॉप्स with higher level of vitamins, mineral, protein and healthier fat. It help to improve public health. Public health को improve करने के लिए बहुत जरूरी है। तो केवल फूड की रिक्वायरमेंट नहीं,
जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उन माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर प्लांट ब्रीडिंग परफॉर्म की जाती है तो उसे बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव भाई, क्यों करते हैं इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। टू इंप्रूव प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव द प्रोटीन कंटेंट ऑफ क्रॉप, क्रॉप के प्रोटीन कंटेंट को इंप्रूव करें, उसके ऑयल कंटेंट को इंप्रूव करें, उसके विटामिन कंटेंट को इंप्रूव करें, और अगर कोई माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट है, मिनरल कंटेंट प्रेजेंट है, तो मिनरल कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए भी बायोफोर्टिफिकेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कई ऐसे एग्जाम्पल जहां पर हम ऐसे मिनरल्स को इंप्रूव करके देख पाए हैं। एक एग्जांपल आता है इन ईयर 2000 में एक मेज की जो है वैरायटी डेवलप की गई, मेज की वैरायटी डेवलप की गई जिसमें अमीनो एसिड्स का बायोफोर्टिफिकेशन किया गया था। अमीनो एसिड्स, कौन कौन से अमीनो एसिड्स का बायोफोर्टिफिकेशन किया गया था? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, याद रखना, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का बायोफोर्टिफिकेशन किया गया था मेज में ईयर 2000 में, जो नॉर्मल मेज से डबल अमीनो एसिड्स कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कौन से अमीनो एसिड का, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन की डबल क्वालिटी वाला मेज प्रोड्यूस किया गया था इन ईयर 2000 में, जिसे विवेक हाइब्रिड 9 नाम दिया गया। ठीक है, विवेक हाइब्रिड 9 याद रखना है, ये मेज की वैरायटी है। फिर बात आती है वीट की वैरायटी को भी इंप्रूव किया गया। वीट की वैरायटी एटलस 66 प्रोड्यूस की गई जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई है। एटलस 66 हैज हाई प्रोटीन कंटेंट, यहां पे देख सकते हो नीचे जो डायग्राम है, वीट की वैरायटी है एटलस 66, हाई प्रोटीन कंटेंट देन नॉर्मल कल्टीवेटेड वीट। नॉर्मल जो वीट का कल्टीवेशन करते हैं उससे हाई प्रोटीन कंटेंट एटलस 66 जिसे डेवलप किया गया। क्यों? बायोफोर्टिफिकेशन के लिए। इट हैज बीन डेवलप्ड आयरन फोर्टिफाइड राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस भी डेवलप किया गया है जिसमें आयरन कंटेंट नॉर्मल से ज्यादा है। तो मेज डेवलप किया गया जिसमें अमीनो एसिड कंटेंट ज्यादा, वीट डेवलप किया गया एटलस 66 जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा, आयरन फोर्टिफाइड राइस डेवलप किया गया। क्या बोला गया है? इट हैज बीन डेवलप्ड आयरन फोर्टिफाइड राइस कंटेनिंग ओवर 5 times मोर आयरन देन नॉर्मल कंज्यूम्ड राइस। नॉर्मल जो राइस कंज्यूम करते हैं उससे 5 times ज्यादा आयरन वाला राइस डेवलप किया गया है, किससे? बायोफोर्टिफिकेशन से। ठीक है, तो ये याद रखना है, मेज डेवलप किया गया इन द ईयर 2000 हैविंग डबल द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। उसका नाम क्या है? विवेक हाइब्रिड 9। विवेक हाइब्रिड 9 वो मेज है। एटलस 66, एटलस 66 वो वीट की वैरायटी है जो हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए डेवलप की गई, और राइस की जो वैरायटी है वो आयरन फोर्टिफाइड है जिसमें नॉर्मल आयरन से 5 times ज्यादा आयरन प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी कई ऐसे बायोफोर्टिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं जिससे न्यूट्रिशनली इंप्रूव्ड वैरायटीज को डेवलप किया। कौन कौन सी क्रॉप वैरायटीज को डेवलप किया गया है? ध्यान से देखना, विटामिन ए इनरिच्ड कैरेट, स्पिनच एंड पंपकिन। ऐसे कैरेट, स्पिनच और पंपकिन डेवलप किए गए हैं जिनका विटामिन ए कंटेंट नॉर्मल से ज्यादा है। तो कैसे डेवलप किया गया? बायोफोर्टिफिकेशन से। क्या प्रोसेस यूज किया गया? प्लांट ब्रीडिंग। विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो। बिटर गॉर्ड यानी करेला, कड़वा करेला। बथुआ एक जो है भाजी होती है जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल है। मस्टर्ड एंड टोमेटो, इनमें विटामिन सी का बायोफोर्टिफिकेशन किया गया ताकि इनमें विटामिन सी नॉर्मल से ज्यादा मिले। आयरन एंड कैल्शियम वेर एनरिच्ड इन स्पिनच एंड बथुआ। स्पिनच और बथुआ में आयरन और कैल्शियम
का बायोफोर्टिफिकेशन किया गया कि उनका अमाउंट उनमें बढ़े, नॉर्मल से ज्यादा पहुंचे। प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस। तो कई ऐसी बीन्स हैं जो डेवलप की गई हैं बायोफोर्टिफिकेशन से, जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मिले। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मिले। तो ये वो क्रॉप्स हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की हैं, कंटेनिंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना है कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट किस तरह की क्रॉप में इंप्रूव कराए गए हैं या बायोफोर्टिफिकेशन से डेवलप कराए गए हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना। आगे बात आती है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है भाई? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है, जिनका प्रोटीन कंटेंट हाई है और जिन्हें एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है या यूज किया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है एससीपी या सिंगल सेल प्रोटीन। समझते हैं क्या बोल रहा है इसके बारे में? इट इज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसा भी कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक है, फोटोसिंथेटिक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं। प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं, एग्जांपल आता है स्पाइरुलिना, सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल है स्पाइरुलिना। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्पाइरुलिना, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आता है, इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। हम फ्यूचर में इसे एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन आज भी यूज करते हैं, आगे भी यूज करेंगे, एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज करते हैं। और ये क्या करता है? ये वेस्ट मटेरियल से कुछ मेटाबोलाइज करके प्रोटीन बनाता है। जैसे समझते हैं, हमने एक काऊ को अगर एक एग्जांपल लें, 250 ग्राम काऊ प्रोड्यूसेस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। 250 ग्राम की काऊ 200 ग्राम प्रोटीन पर डे बनाती है। इन द सेम पीरियड, यानी एक दिन में 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये क्या है? ये भाई एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे, यानी एक कप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे, तो एक दिन में 25 टन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। 25 टन ऑफ प्रोटीन, और वो प्रोटीन जो कंज्यूमेबल है, जिसे कंज्यूम किया जा सकता है और न्यूट्रिशन के फॉर्म में उसे लिया जा सकता है। तो फ्यूचर में जो फूड सप्लीमेंट की लोग उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा आएगा कि यही जो एससीपी है, यही एक प्रॉपर फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में बन जाएंगे, और बन ही रहे हैं। आजकल स्पाइरुलिना के बिस्किट्स और दूसरे प्रोडक्ट आ चुके हैं। आगे चल के ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है, इनके और ज्यादा जो है हमें अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ज्यादा इनका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और ये प्रोटीन का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स सप्लीमेंट, यानी वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट सोर्स बनेगा। कौन? सिंगल सेल प्रोटीन, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हमारे इस चैप्टर का हमने 4 सेक्शन की बात की थी। जो हमारा 4th पार्ट आता है टिश्यू कल्चर, हम उसको शुरू करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है कि मान लीजिए हमें कोई ऐसा प्लांट मिलता है, या उस प्लांट का कुछ पार्ट, कोई लीफ मिल गई या स्टेम का कोई पार्ट मिला, और ऐसा कि हम उसे प्रॉपरली जो है उसका ब्रीडिंग नहीं करा सकते, या उसे एज ए सीड डेवलप नहीं करा सकते, या उसकी ग्राफ्टिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के उनकी कुछ सेल्स को लेकर उन्हें कल्चर कराते हैं। कल्चर कराने का मतलब उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह देकर उनमें डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि वो सेल्स ग्रो करें, और इतना ग्रो करें कि हम उनसे धीरे धीरे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस करा लें और प्लांट्स प्रोड्यूस करा लें। इसी को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। कि मान लीजिए हमें कोई एक लीफ मिला, उसके छोटे छोटे हमने पीसेस कर लिए, और उन पीसेस को हम कल्चर मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करा रहे हैं। ग्रो करने से वो पीसेस जो है धीरे धीरे डेवलप होके एक छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाएंगे, और प्लांट्स के फॉर्म में फिर हम उनको डेवलप करा सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं किसके, जो
जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो। तो ये टिश्यू कल्चर ऐसी टेक्निक है जिससे छोटे से छोटे टिश्यू पीस को या प्लांट पीस को भी हम ग्रो करा के एक नया प्लांट बना सकते हैं। सो देखते हैं क्या है। इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स। ये एक टेक्निक है जिससे हम प्लांट सेल्स को ग्रो करा सकते हैं। इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन इन स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल्ड एसेप्टिक कंडीशन। प्लांट सेल टिश्यू या किसी ऑर्गन को नॉन सेप्टिक कंडीशन में, एसेप्टिक कंडीशन में यानी स्टेरलाइज्ड कंडीशन में हम ग्रो करा पाए, जिसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। छोटे से छोटा प्लांट का पीस हो, उससे हम ग्रो करा के पूरा प्लांट डेवलप करा। जैसे हम लोग बड़े लेवल पे बात करते हैं, हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं या कटिंग करते हैं, तो वहां पे हमारे हमारे पास एक बड़ा सर्टेन पार्ट होता है जिसको हम ग्रो करा सकते हैं। लेकिन अगर वो पार्ट इतना बड़ा नहीं है कि हम उसकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा पाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटे से छोटे पार्ट को भी टिश्यू कल्चर से हम डेवलप करा के प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। होल प्लांट कैन बी रीजेनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट। एक्सप्लांट यानी जो छोटा सा कट डाउन पार्ट है। एनी प्लांट पार्ट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। उसके लिए स्टेराइल कंडीशन यानी माइक्रो फ्री, कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और न्यूट्रिशन मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी उस प्लांट सेल के लिए न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैसे होता है टिश्यू कल्चर? ये टोटली डिपेंड करता है किसी भी सेल की डिवीजन करने की कैपेबिलिटी पे। ठीक है, कि कोई भी सेल कितना डिवाइड कर सकती है, इसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी वर्ड और प्लूरीपोटेंसी वर्ड, दो वर्ड हैं, मिलते जुलते यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, समझने की कोशिश करें। जब भी हम जाइगोट को समझेंगे, जाइगोट को देखेंगे कि एक सिंगल सेल है जाइगोट, और वो जाइगोट डेवलप करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो इसी काबिलियत को, एक सेल से डेवलप करके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की जो काबिलियत है, उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी। जनरली प्लांट के लिए टोटीपोटेंसी वर्ड यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए प्लूरीपोटेंसी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो द कैपेसिटी टू रीजनरेट एंड फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी। सो द कैपेसिटी टू रीजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट, एक सेल या कुछ सेल से, एक्सप्लांट से अगर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप की जा सकती है तो उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट बी प्रोवाइडेड, उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम देना बहुत जरूरी है। अगर प्लांट के लिए अलग न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, एनिमल सेल के लिए अलग न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, और अलग अलग तरह की एनिमल सेल के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम पाया जाता है। तो प्लांट के लिए जनरली जो न्यूट्रिएंट मीडियम, भाई प्लांट को ग्रो करना है, एक सेल को ग्रो करना है, ग्रो करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन फुलफिल होना चाहिए। न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फिर वो प्लांट सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, फिर ये एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट मीडियम मिलना चाहिए उसमें मस्ट होना चाहिए क्या, कार्बन सोर्स, कार्बन का सोर्स मस्ट होना चाहिए। और क्या होता है मेन कार्बन का सोर्स उसमें, सुक्रोज। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, अमीनो एसिड्स होने चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन्स होने चाहिए, फाइटो हार्मोन्स होने चाहिए जो उसमें सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करेंगे, ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। और इन सबका एक सर्टेन कंसेंट्रेशन होना चाहिए, एक सर्टेन कंसेंट्रेशन पे होने चाहिए, जिससे कि ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन रहे। तो ये सब कुछ एक साथ जब हम प्रोवाइड करेंगे, किसको, उस एक्सप्लांट को, उस सेल को, तो ये उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम का काम करेगा और इसी को बोला जाता है कल्चर मीडियम। तो इसी कल्चर मीडियम को वो एक्सप्लांट जो सेल्स है वो यूज करेगा, और यूज करेगा तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जो
ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है वो उसमें सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे। जितना सेल डिवीजन बनेगा धीरे धीरे टिश्यूज बनेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, धीरे धीरे उसकी एक टॉर्पीडो स्टेज डेवलप होगी और टॉर्पीडो स्टेज से डेवलप होते होते वो क्या बन जाएगा, प्लांटलेट। ये ठीक वैसा ही है जैसे सीड जर्मिनेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे हम सेल जर्मिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सेल जर्मिनेशन करा रहे हैं, टिश्यू जर्मिनेशन करा रहे हैं, इसी को बोला जाता है टिश्यू कल्चर। बाय टिश्यू कल्चर, अब टिश्यू कल्चर कहां कहां यूज हो सकता है, किन किन प्लांट्स में हम किस तरह से टिश्यू कल्चर करा के क्या बेनिफिट ले सकते हैं, देखते हैं। बाय टिश्यू कल्चर इट इज पॉसिबल टू अचीव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत छोटी ड्यूरेशन में हमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट यदि ऑब्टेन करने हैं तो हम टिश्यू कल्चर से ऑब्टेन कर सकते हैं। These plants will be genetically similar। ये जो प्लांट है जो टिश्यू कल्चर से डेवलप किए जाएंगे ये जेनेटिकली सिमिलर है, तो इन्हें क्लोन्स या सोमा क्लोन्स कहा जाता है। सोमा क्लोन्स यानी सोमैटिक क्लोन्स, स्ट्रक्चरल सेल्स की सिमिलरिटी वाले ऑर्गेनिज्म, इसलिए इन्हें सोमा क्लोन्स कहा जाता है। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। तो टिश्यू कल्चर से छोटे छोटे एक्सप्लांट से जो हम बहुत सारे नंबर ऑफ अलग अलग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोडक्शन को माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा हुआ है, यहां पे माइक्रो प्रोपगेशन। जैसे फूड लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। तो टोमेटो, बनाना और एप्पल के जो प्लांट्स हैं वो इस मेथड से आसानी से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। Another application of method is the recovery of healthy plant from diseased plant. Although the plant is infected with a virus, the meristem, apically और axillary is free of virus। मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जो किसी पैथोजन से बहुत बैडली अफेक्टेड है और इतना बैडली अफेक्टेड है कि अब वो ना प्रोड्यूस कर सकता है, ना रिप्रोडक्शन कर सकता है और ना ही वो रिकवरी कर सकता है। तो उस प्लांट के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को लेकर हम उन्हें टिश्यू कल्चर से ग्रो करा सकते हैं और हेल्दी डिजीज फ्री प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हेल्दी डिजीज फ्री प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं, ये याद रखना है। तो उससे क्या मिलेगा, प्लांट की रिकवरी में भी हेल्थ मिलेगी, वो प्लांट जल्दी रिकवर कर पाएगा और हमें ऐसे मोर नंबर ऑफ प्लांट्स मिल पाएंगे जिनमें वो इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ प्लांट्स मिल पाएंगे जिसमें वो इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है किसका, टिश्यू कल्चर का, इसे ध्यान में रखना। ठीक है, ये एक बेनिफिट मिलता है टिश्यू कल्चर का, इसे ध्यान में रखना है। जस्ट 1 मिनट, कुछ स्ट्रीमिंग में दिक्कत हो रही है नेटवर्क की। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है, तो अगर मान लीजिए कोई प्लांट है जो वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। इतनी तेजी से डिवाइड करते हैं कि जब तक उन्हें वायरस इन्फेक्ट करेगा तब तक वो डिवाइड करके कई नई सेल्स बना देते हैं। तो इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेकर कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है और वायरस फ्री प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन फ्री प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं। साइंटिफिक हैव कल्चर्ड मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो। तो बनाना, शुगर केन और पोटैटो के मेरिस्टेम्स प्लांट ने डेवलप किए हैं जो किसी भी इंफेक्शन से फ्री डेवलप हुए। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी स्ट्रक्चरल सेल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट बाय फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट और 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। 2 अलग अलग प्लांट वेराइटी के प्रोटोप्लास्ट को एक साथ फ्यूज कराना और एक साथ फ्यूज करा के एक उनका एक नया, मतलब टिश्यू कल्चर का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, याद रखना, टिश्यू कल्चर का हाइब्रिडाइजेशन हम करा रहे हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर का हाइब्रिडाइजेशन हम करा रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, की अलग अलग तरह की सेल्स हैं, एक्सप्लांट्स हैं, टिश्यू है, उनके प्रोटोप्लाज्म को हम फ्यूज करा दें। ठीक है, उनके प्रोटोप्लाज्म को हम फ्यूज करा दें और प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराएंगे तो हमें जो मिलेगा वो हाइब्रिड मिलेगा, 2 अलग अलग वैरायटी का, 2 अलग अलग प्लांट का। ठीक है, तो देखते हैं पहले स्टेप क्या है फिर एग्जाम्पल क्या है।
तो स्टेप्स क्या है, आइसोलेट सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट, प्लांट से सिंगल सेल को आइसोलेट करो, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करो, उसके प्रोटोप्लाज्म को नेकेड कर दो क्योंकि सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई है। फिर उसके बाद उसे दूसरे प्रोटोप्लाज्म के साथ फ्यूज कर दो, और दोनों वैरायटी को फ्यूज करने के बाद हमें एक हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, और उस हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म में दोनों पेरेंट के जीन्स प्रेजेंट होंगे, दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और फिर उसे हम कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे एज ए सोमैटिक हाइब्रिड, एज ए हाइब्रिड प्लांट। ऐसा किया गया है, हाँ भाई एकदम किया गया है। कहाँ किया गया है देखते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में टोमेटो और पोटैटो की वैरायटी को फ्यूज करके पोमैटो, याद रखना, पोमैटो को प्रोड्यूस कराया गया है, यानी जिसमें पोटैटो और टोमेटो दोनों के कैरेक्टर मिले। ऐसे ही नीचे एप्पल और ऑरेंजेस को फ्यूज कराया गया है, ठीक है, एप्पल और ऑरेंजेस को भी फ्यूज कराया गया है इनके सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में। So protoplast of tomato and potato has been fused, producing a new hybrid plant having tomato and potato characteristic. तो उसे नाम दिया गया है पोमैटो, ठीक है, क्या नाम दिया गया है, पोमैटो। क्या है, हाइब्रिड ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। अब क्या है, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टराइजेशन फॉर इट्स कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। लेकिन बदकिस्मती से इसमें सारे वो कैरेक्टर दोनों के प्रेजेंट नहीं है, कुछ ही कैरेक्टर मिल पाए, सारे कैरेक्टर नहीं मिल पाए कि हम इनका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन करें, बड़े लेवल पे इसको प्रोड्यूस करा के इसको कॉमर्शियली रिलीज करें कि एक ही प्रोडक्ट में हमें पोटैटो भी मिल जाए, टोमेटो भी मिल जाए, ठीक है। तो ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और यहां खत्म होता है हमारा स्ट्रेटेजीज ऑफ फूड इंप्रूवमेंट चैप्टर। उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आगे फिर मिलेंगे, अभी अल्टरनेट में एक 11th का टॉपिक और एक 12th का टॉपिक डेली अपनी जो इवनिंग की 9 PM की क्लास है उसमें चलता है, जिसमें एक दिन 11th और एक दिन 12th के टॉपिक हम कवर करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा 12th का टॉपिक कवर हुआ, तो ये बात याद रहे कि अल्टरनेट में हमें दोनों को लेके चलना है, क्योंकि एक हमने नीट जो ब्रेन बूस्टर सीरीज है उसमें पहले ही हमने प्रॉमिस किया था कि हम 2 टॉपिक्स को पैरेलली लेके चलेंगे, एक 11th का टॉपिक और एक 12th का टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं 12th का कौन सा नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।